Hello everyone, very good morning to all of you. Guys, in last lecture we completed our discussion towards the documentation of GST. Rather, documentation under GST. It consists of tax invoice, bill of supply, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े थे. दैट इज अ रिवाइज टैक्स इनवॉइस, रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर. अपार्ट फ्रॉम दैट self invoice, yes, consists of section 31 to 34 of the CGST Act 2017. Even we covered concept of e-way bill also, section 68 read with rule number 138. e-way bill के concept को जितना हम स्ट्रेच कर सकते थे, जितनी बातें वहां पर हो सकती थी आपके लेवल पे, वो सारी बातें मैंने आपको कवर अप करवा दी थी. क्लियर है? टुडे वी आर गोना टू start very fresh, very new topic, and that is payment of GST. जो टॉपिक का नाम है वो क्या है? पेमेंट ऑफ जीएसटी, सेक्शन 49 to 50. यू नो व्हाट, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए. सबसे पहले तो हेडिंग जो डालेंगे वो हेडिंग क्या होगी? पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ जीएसटी. पेमेंट ऑफ टैक्स लिख दीजिए या जीएसटी लिख दीजिए. इवन दो हम यहाँ पर सिर्फ पेमेंट ऑफ जीएसटी बोल रहे हैं या हम पेमेंट ऑफ सिर्फ और सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी यहाँ पर टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, लेट फी एटसेट्रा, इन सब की भी बातें करने वाले हैं, पेनाल्टी एटसेट्रा. ठीक है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स में जो बातें होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के पेमेंट की होने वाली है क्या? नहीं, जीएसटी के पेमेंट की बात तो होगी. इन एडिशन टू दैट हम इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी, इन सब की बातें भी करने वाले हैं. अच्छा, यदि मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा प्रारूप दिखा दूं तो बेसिकली ये चैप्टर किस तरीके से रन होता है. चैप्टर में ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है, सिर्फ 49 टू यू कैन से पहला जो प्रोविज़न दैट इज़ 49, नेक्स्ट वन इज़ 50. दैट्स इट. दो ही प्रोविज़न है जो मेनली हमें पढ़ना है. 51, 52 रिलेटेड टू टीडीएस एंड टीसीएस वो हमें पढ़ने के नहीं है. तो सबसे पहला प्रोविज़न जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज सेक्शन 49. कौन सा प्रोविज़न रहेगा? सेक्शन 49, जिसमें बेसिकली इन्होंने किस बारे में बात की? इन्होंने बातें की है रिलेटेड टू द पेमेंट के बारे में मेनली बात की है. और दिस प्रोविजन इज रेड विद सेक्शन 50A. एक नया प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, उसके साथ हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, रेड विद सेक्शन 50A. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हमें एक जो दूसरा प्रोविजन पढ़ना है दैट इज सेक्शन 50 इज रिलेटेड टू यदि आपने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट पेमेंट नहीं किया देन यू आर लायबल टू पे इंटरेस्ट अलोंग विद द पेमेंट ऑफ टैक्स. तो इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऐसा लिख देते हैं. क्या लिख देते हैं यहाँ पर? इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट. ठीक है, यदि ऑन और बिफोर द ड्यू डेट आपने पेमेंट नहीं किया या फिर कुछ और भी छोटी मोटी बातें दी गई है, देखेंगे सेक्शन 50 एग्जैक्टली क्या बोलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे मोटे दो प्रोविजन और भी है. एक है सेक्शन 170. वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट पढ़ना हमारे लिए जरूरी है और बेसिकली आपको पता भी है 170 क्या है. बताइए क्या है सर? इट्स नथिंग बट द राउंडिंग ऑफ. कौन सा प्रोविजन है ये? राउंडिंग ऑफ व्हाट? राउंडिंग ऑफ जीएसटी या राउंडिंग ऑफ टैक्स भी आप बोल सकते हो. और यहाँ पर जो राउंडिंग ऑफ किया गया है वो इन मल्टीपल ऑफ रुपीस 1. और एक लास्ट प्रोविजन जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है इन्होंने दैट इज आईजीएसटी एक्ट का प्रोविजन है. छोटा सा प्रोविजन है, सेक्शन 19. कौन सा प्रोविजन है? सेक्शन 19. और ये 19 कौन सा है? आईजीएसटी एक्ट का है. यहाँ का प्रोविजन नहीं, आईजीएसटी एक्ट का है. देखेंगे क्या बोलता है, किस तरीके से वर्कआउट होगा ये. अच्छा, क्या सिर्फ इतना सा पढ़ने से बात हो जाएगी? नहीं जी, इसके साथ साथ तो हमें रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस ऑल प्रोविजन नीड टू बी रेड विथ, बोलो क्या? सीजीएसटी रूल्स. साथ में हमें क्या करने पड़ेंगे? रूल्स पढ़ने पड़ेंगे. रूल्स 2017. सर कौन कौन से रूल्स हैं? ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि जीएसटी का एक यूनिक फीचर है ई लेजर एंड ई स्टेटमेंट. क्या है? ई लेजर एंड ई स्टेटमेंट.
जैसे ही बंदा जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है वैसे ही उसके 2 लेजर ओपन कर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेजर ओपन कर दिए जाते हैं, कॉमनली नोन एज ई क्रेडिट लेजर एंड ई कैश लेजर। और इन दोनों का जो कलेक्टिवली स्टेटमेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, ई लाइबिलिटी लेजर या ई लाइबिलिटी स्टेटमेंट, आप जो भी बोलना चाहो, ठीक है। तो ये यूनिक फीचर है जीएसटी का। तो क्या वो बातें भी यहां पर करनी पड़ेगी? ऑफ कोर्स यस, रिलेटेड टू तो पेमेंट ही है ना। तो यहां पर जब हम ई लाइबिलिटी लेजर की बात करेंगे तो हमें रूल नंबर 85 पढ़ना पड़ेगा, और 85 टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ई लाइबिलिटी। क्या जनरली यहाँ पर आप अपने नोट्स में आइए, नोट्स के पेज नंबर कौन से पेज में आएंगे, 186 में, 186 से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लिख रखी है वो क्या लिखी है, देखेंगे आप, इंट्रोडक्शन ऑफ ई लेजर इज अ यूनिक फीचर अंडर द जीएसटी रिजाइम। ई लेजर जो हमने इंट्रोड्यूस किया है ऐसा और किसी एक्ट में इसके पहले नहीं किया था, दिस इज द यूनिक फीचर। सर वो एक्साइज में भी तो पीएलए हुआ करता था, आरजी1 हुआ करता था, दैट इज समथिंग डिफरेंट, और वो हम मेंटेन करते थे। हम मतलब कौन, असेसी टैक्स पेयर खुद मेंटेन करता था। बट ये जो ई लाइबिलिटी स्टेटमेंट है, ई लाइबिलिटी रजिस्टर बोल लो इससे, ई लाइबिलिटी रजिस्टर है या फिर ई क्रेडिट लेजर है, ई कैश लेजर है, ये हम मेंटेन नहीं कर रहे, हमारे बिहाफ में हमारे लिए जीएसटीएन मेंटेन करेगा। आप समझ रहे बात में क्या, कि दिस इज द यूनिक फीचर, क्योंकि जीएसटी जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हो जीएसटीएन पोर्टल में, वैसे ही रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपके 2 लेजर ओपन हो जाते हैं, वन इज द ई क्रेडिट, अनदर वन इज द ई कैश, और इन दोनों का जो कंबाइंड इंपैक्ट है दैट इज द ई लाइबिलिटी रजिस्टर में आपको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो रूल नंबर 86 की यदि मैं बात करूं तो रूल नंबर 86 इज नथिंग बट द ई क्रेडिट लेजर। कौन सा लेजर है, ई क्रेडिट लेजर। अच्छा, ई लाइबिलिटी लेजर भी आप बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यदि थोड़ा हम और करेक्ट होते जाए तो उसको ई लाइबिलिटी रजिस्टर बोलना चाहिए, बिकॉज इट्स अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आउटपुट एज वेल एज इनपुट, ठीक है। इसके बाद आएगा रूल 87, इट इज रिलेटेड टू बट ऑब्वियस, क्या होगा बताओ, ई कैश लेजर। किससे रिलेटेड होगा, ई कैश लेजर। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा रूल नंबर 88 भी हमें पढ़ना पड़ेगा, विच इज रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक नंबर दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ईच ट्रांजैक्शन, ठीक है। दिस इज ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो था वो मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले इस सीरीज में हम सबसे पहले सेक्शन 170 को कवर करेंगे। 170 कवर होने के बाद वी विल कम टू द 49, लास्ट में 50 और उसके बाद 19। साथ में हम ई लाइबिलिटी, ई क्रेडिट और ई कैश लेजर के बारे में भी बातें करते चलेंगे। सबसे पहले मैं सर 170 को क्यों कवर कर रहा हूँ, बिकॉज 170 में ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं, छोटी सी बातें दी गई, उसको पढ़ के यहीं ख़त्म कर लेते हैं। सेक्शन 170, यदि मैं 170 की बात करूं तो बेटा 170 स्टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, बताओ क्या मैंने क्या कहा आपको, राउंडिंग ऑफ के बारे में बात करता है। किस बारे में बात करता है, राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ कितने के मल्टीपल में, सर इन द मल्टीपल ऑफ ₹1, इन द मल्टीपल ऑफ ₹1, ₹1 के मल्टीपल में। इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज रूल ऑफ 50 पैसा। क्या बेटा, रूल ऑफ 50 पैसा। सर रूल ऑफ 50 पैसा का मतलब क्या हो गया बेटा, रूल ऑफ 50 पैसे का मतलब होता है कि यदि आपका जो टैक्स का अमाउंट है वो 50 पैसा या 50 पैसा से ज़्यादा है तो उससे मैं क्या करूँगा, हायर साइड ले लूँगा, मतलब उससे पूरा रुपी कंसीडर कर लिया जाएगा, हायर साइड ले लिया जाएगा। और यदि आपका अमाउंट 50 पैसे से कम है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम उससे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे, इग्नोर। सर एग्जाम्पल, चलो जी इसका एग्जाम्पल भी लिख लो फिर आप। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी सीजीएसटी की लाइबिलिटी आई 120 रुपीज़ 0.50 या 120 रुपीज़ 0.90। इन बोथ द केसेस इट इज कंसिडर्ड एज 123 रुपीज़, क्लियर है। बट यदि लाइबिलिटी आई 122 लेट अस अज्यूम दैट 14
या 122.49 तो इन बोथ द केसेस क्या कंसीडर करेंगे हम 122 ओनली, मतलब फ्रैक्शन को इग्नोर कर देंगे। आपको पॉइंट के बाद का फिगर यहाँ पर चेक करना है। इनकम टैक्स में 10 के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ होता था, इसलिए बिफोर डेसिमल हमें चेक करना पड़ता था, बट यहाँ पर आफ्टर डेसिमल चेक करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ राउंडिंग ऑफ, क्योंकि 1 रुपये के मल्टीपल में राउंडिंग ऑफ है। 50 पैसे के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि हायर साइड या फिर इग्नोर करना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या बात यहाँ तक समझ में आ गई? बात यहाँ तक समझ में आई है क्या? अच्छा, अब यदि बात समझ में आ गई तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है रूल नंबर सेक्शन 49 की, वो मैं आपको दे देता हूँ। बेसिकली यदि मैं सेक्शन 49 की बात करूँ, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कुछ बातें तो ऑलरेडी यहाँ पर कर रखी है। सर क्या क्या बातें कर रखी है बताइए तो जरा। लेट अस अज्यूम दैट ये हमारा टैक्स पेयर है, ठीक है। अब ये या फिर पर्सन लायबल फॉर रजिस्टर, ऐसा मैं लिख देता हूँ, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ईदर अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24 एज द केस में बी। अब यदि मैं 22 और 24 बोलता हूं तो आपको समझ में आना चाहिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, एक बात तो मुझे बताओ, बंदा लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा? सर वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, सिंपल है। वो क्या फाइल करेगा? सर वो एप्लीकेशन फाइल करेगा, रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर इनिशिएट होगी, GST REG 01 GSTN में जाके फाइल करेगा, यस। अच्छा, कंसिक्वेंटली क्या आएगा? सर GSTN उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो बताओ, फटाफट बताते जाओ थोड़ा। GST REG 06, जिसमें उस बंदे का क्या होता है बेटा? सर इसमें उस बंदे का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर कितने कैरेक्टर का होता है ये भी बता दो, सब कुछ तो पढ़ा है हमने। REG 01 विद इन 3 वर्किंग डेज आ जाना चाहिए, याद है क्या? क्या बोला था हमने? विद इन 3 वर्किंग डेज, ठीक है। और इसमें आपका क्या रहेगा? सर इसमें हमारा रहेगा GSTIN, सॉरी GSTIN कितने कैरेक्टर? एनीबडी? सर 15 कैरेक्टर का रहता है जनरली। कितने कैरेक्टर का होता है बेटा? 15 कैरेक्टर का। पहले 2 कैरेक्टर स्टेट कोड, याद है ना सारी चीज़ें। अच्छा, अब ये GSTN के साथ ही जैसे ही आपका GSTN आता है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, वैसे ही आपका GSTN क्या, आपका GSTN आपके 3 लेजर ओपन कर देता है, डेट इज 2 लेजर और 1 रजिस्टर ओपन कर देता है, एज द केस में भी, जो भी आप बोलना चाहो। क्लियर है ना? बताएंगे क्या क्या? सर GSTN जो होता है, यदि मैं GSTN की बात करूं तो GSTN हमारे 3 लेजर बेसिकली ओपन करता है। अच्छा, ये कितने दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए? विद इन 30 डेज, याद है? विद इन 30 डेज के अंदर अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। अब यदि GSTN की मैं बात करूं तो जैसे ही हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, वैसे ही GSTN ने मेरे 2 लेजर और 1 रजिस्टर ओपन कर दिया। सर वन इज अ ई लाइबिलिटी रजिस्टर, रादर वन इज अ, ऐसा ना कहते हुए मैं बोलूं ई क्रेडिट और ई कैश पहले कर लूँ, चलेगा? हाँ जी सर चलेगा। तो सबसे पहले ई क्रेडिट लेजर, क्रेडिट के पहले इवन दो आप कैश ले लो, ई कैश लेजर। आगे पीछे लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई कैश लेजर, ठीक है। सेकेंड वन इज नथिंग बट द ई लाइब क्रेडिट लेजर। कौन सा लेजर हो जाएगा? ई क्रेडिट लेजर, ठीक है। और लास्ट वन इज द, इसको अब मैं ई लाइबिलिटी रजिस्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लेजर बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरली कॉमनली तो लेजर ही बोला जाता है, ठीक है। अब यदि मैं ई कैश की बात करूं तो इसके लिए जो मुझे प्रोविजंस पढ़ने हैं, आपको जो प्रोविजन पढ़ाने हैं, डेट इज अंडर सेक्शन 49(1) एंड 49(3), जबकि ई क्रेडिट के लिए जो पढ़ाने हैं 49(2) एंड 49(4). 49(5) तो अलग ही हो जाता है, यहाँ पर जो प्रोविजन दिया है डेट इज 49(7). करेंगे बात, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये सारी बातें आ जाएगी। अच्छा, साथ में रूल्स भी मैंने आपको बता रखे हैं, बताइए इसको मैं किस रूल के साथ पढ़ना पड़ेगा मुझे? अरे बोलो, रूल भी तो बताना पड़ेगा ना सर। यस, रूल भी साथ में हमें पढ़ना है। इसके लिए यस सर, ई लाइबिलिटी के लिए हमें कौन सा रूल पढ़ना है? रूल नंबर 85, बराबर है। अच्छा, क्रेडिट लेजर के लिए कौन सा रूल पढ़ना है सर? रूल नंबर 86। कैश के लिए कौन सा रूल पढ़ना है? रूल नंबर 87। तो ये आपके रूल्स हो गए,
ठीक है, अब जानकारी क्या क्या दी गई यहाँ पे, सबसे पहले ई लाइबिलिटी की बात करेंगे। चलो बताओ ई लाइबिलिटी में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सर ई लाइबिलिटी इज नथिंग बट द डिटेल्स ऑफ द आवर ऑल लाइबिलिटीज, और जो हमने वो लाइबिलिटी को पेड ऑफ किया उसकी एक डिटेल है, नथिंग मोर देन दैट। यस, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ई लाइबिलिटी लेजर में बेसिकली, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ई लाइबिलिटी लेजर में बेसिकली, सॉरी, हाँ जी, ई लाइबिलिटी लेजर में बेसिकली क्या होगा, इट्स नथिंग बट द ऑल लाइबिलिटीज़, जितनी भी मेरी लाइबिलिटीज़ है वो सारी लाइबिलिटीज़ एंड डिमांड रिफ्लेक्ट होगी, और वो लाइबिलिटी को जब मैं पेड ऑफ कर दूंगा तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट होके माइनस हो जाएगी। मतलब ई बेसिकली होगा क्या, आपकी लाइबिलिटी सारी रिफ्लेक्ट होगी, लाइबिलिटी को आप या तो क्रेडिट से पे करोगे या फिर कैश से, तो ई क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता जाएगा, क्रेडिट। अब क्रेडिट डेबिट में मत फंसो, एकदम सिंपल वे में बात करूँ, अर्लियर डेज में तो मैं यहाँ पे ना आपको अकाउंट्स भी बताता था कि अकाउंट्स में ये कैसे मेंटेन होता है, बट उतना डिटेल में हमको है नहीं, तो अननेसेसरी मैं आपको क्रेडिट डेबिट अकाउंट्स वगैरह नहीं दिखा रहा। डायरेक्टली मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ई क्रेडिट और ई कैश से हम अमाउंट यूटिलाइज करते जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग अवर लाइबिलिटी, तो हमारी लाइबिलिटी कम होते जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर बेसिकली जो डिटेल्स होगी वो डिटेल्स क्या होगी कि सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर जो दिखेगा रिफ्लेक्ट होगा, अगेन बट ऑफ बेस प्लस और माइनस दो बातें ही होगी, ठीक है, प्लस और माइनस दो ही बातें होगी। प्लस मतलब क्या, ऑल लाइबिलिटीज एंड डिमांड, ऑल लाइबिलिटीज एंड डिमांड्स वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। अब चाहे आपका टैक्स की लाइबिलिटी हो, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी हो, पेमेंट की लाइबिलिटी, पेनाल्टी की लाइबिलिटी हो, लेट फीस की लाइबिलिटी, सब कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ जी सर, सब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम हम इसको जब पेड ऑफ करेंगे, ऑल बोलो, ऑल लाइबिलिटी पेड ऑफ, ऐसा लिख दो, ऑल लाइबिलिटी पेड ऑफ। जैसे जैसे हम पेड ऑफ करते जाएंगे, सर पेड ऑफ कैसे करेंगे, तो पेड ऑफ करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होगी, या तो हमारे पास क्रेडिट होगा, क्रेडिट बोले तो आईटीसी, या फिर कैश होगा। क्रेडिट बोले तो ई क्रेडिट लेजर से हम लेंगे, ठीक है, और कैश बोले तो ई कैश लेजर से हम लेंगे, डेट्स इट। समझ में आई क्या बात है। कैश को कहाँ से लाएंगे, सर कैश को हम ई कैश से लाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिए ई कैश। समझ में आया क्या यहाँ तक। तो दिस इज ऑल अबाउट द ई लाइबिलिटी लेजर। ई लाइबिलिटी लेजर में इतना ही होने वाला है, इसके अलावा और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। अब यदि मैं आपके साथ बात करूं कि बताओ ई क्रेडिट लेजर में क्या क्या होगा, तो सर ई क्रेडिट लेजर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाला है, ज़्यादा कुछ बात तो होगी नहीं, वहाँ पे भी कुछ प्लस होगा कुछ माइनस होगा। प्लस क्या हो जाएगा सर, प्लस जो भी हमारा आईटीसी बुक होगा वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, और जो भी आईटीसी को हम यूटिलाइज करेंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब जो आईटीसी हमने अवेल्ड किया है, जो आईटीसी हमने बुक किया है, अवेल्ड किया है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। और जब हम आईटीसी को यूटिलाइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ, ऑल ऑफ यूर अवेयर आईटीसी बहुत ही पवित्र वस्तु है, और इसका जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए हो सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो आईटीसी को हम सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, दैट्स इट। ये इंटरेस्ट के लिए या फिर लेट फी के लिए या पेनाल्टी, इन सब के लिए तो ये यूटिलाइज होने वाला है नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूटिलाइज होगा, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए। इज इट क्लियर, बात समझ में आई क्या यहाँ तक। अब यदि आपको बात समझ में आ गई तो एक लास्ट पार्ट जो हमारा बच जाता है, दैट इज ई कैश, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या ई कैश में भी सर इसी तरीके से बातें होगी, हाँ जी, बातें अलग तो हो ही नहीं सकती ना। यहाँ पे भी लेजर है, लेजर तो ऐसे ही होते हैं, मतलब कुछ क्रेडिट होगा कुछ डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, जो पैसे आप डिपॉजिट करोगे वो क्रेडिट होंगे। डेबिट क्या होगा, जब आप उसे यूज करते चलोगे। मतलब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, नो डाउट कैश डिपॉजिट तो होगा, बट मैं आपको वन मोर इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर आपका, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर आपका जो टीडीएस और टीसीएस होता है ना, जैसे जैसे इनकम टैक्स में यदि आपने मेरा टीडीएस पेमेंट करते समय मेरा टीडीएस डिडक्ट किया तो उसका क्रेडिट मुझे मिलता है ना, और वो मेरे 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट होता है, याद है ना आपको। वैसे यहां पर जीएसटी का भी टीडीएस है, जीएसटी का भी टीसीएस है। तो यदि आपने मेरा टीडीएस जीएसटी टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो मेरे कैश लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, इसके लिए प्रोसीजर होता है कि आपको ये क्लेम करना पड़ता है, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करता, आपको इसे क्लेम करना पड़ता है। कैसे क्लेम करना पड़ता है ये हमारे सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता है।
प्रैक्टिकली, हाँ प्रैक्टिकली दिखा सकता था। वाई? बिकॉज ये मेरे कुछ क्लाइंट है जिसमें मुझे टीडीएस को भी क्लेम करवाना पड़ता है, ठीक है। टीडीएस, टीसीएस वाले तो खैर क्लाइंट इतने नहीं हैं, बट टीडीएस वाले क्लाइंट बहुत हैं। गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सबके रिस्पेक्ट में टीडीएस वो लोग डिडक्ट भी करते हैं, ठीक है, और उनसे जो एसोसिएटेड क्लाइंट है वो क्लेम कर लेते हैं उसको, ठीक है। इन एडिशन टू डेट और क्या मिलेगा यहाँ पे सर? यहाँ पे डिपॉजिट्स मिलेंगे। डिपॉजिट मतलब कैश डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा, हम इसे यूटिलाइज कहाँ करेंगे सर? कैश इज द ओनली फैक्टर जो हमारे पास अवेलेबल होता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग से मतलब क्या है सर? हम इससे टैक्स भी पे करेंगे, हम इससे कोई अमाउंट है जैसे दैट इज सेक्शन 10 का अमाउंट, ठीक है, वो भी पे कर लेंगे, और क्या इंटरेस्ट है तो वो भी पे करेंगे, लेट फी है तो वो भी पे करेंगे सर, पेनाल्टी है तो वो भी पे करेंगे सर, एटसेट्रा। इसके अलावा और कोई अमाउंट होगा तो वो भी इसी अमाउंट से पे होगा, एटसेट्रा, या एनी अदर अमाउंट लिख दो, एनी अदर अमाउंट, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है क्या? ई कैश लेजर तक समझ में आया? अब सर ये बताइए कि जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ फोकस करवाना चाह रहा हूं, कैश डिपॉजिट जो होगा वो कैसे होगा? क्या सर हमने इसके बारे में इसके पहले पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है, आपको याद भी होगा। कैश डिपॉजिट ई कैश लेजर में कैश डिपॉजिट जो हमें करना है, कैश रिफ्लेक्ट कब करेगा? जब हम डिपॉजिट करेंगे। और डिपॉजिट करने के कितने मोड बताए गए थे? 4। याद आया क्या? याद आ रहा है सर? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो भी याद आना चाहिए, तो भी आपको रिकलेक्ट हो जाएगा, डोंट वरी। हमने 4 मोड पढ़े थे। पहला मोड हुआ करता था ओवर द काउंटर, दूसरा होता था क्रेडिट नोट डेबिट, सॉरी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तीसरा होता था एनईएफटी आरटीजीएस, और लास्ट वन इज अ नेट बैंकिंग। 4 मोड से हम कैश डिपॉजिट कर सकते थे, और जो कैश हम डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट के अकाउंट में वो हमारे ई कैश में सब्सिक्वेंटली रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या यहां तक? तो क्या बोल रहा हूं मैं, बताओ। सबसे पहला तरीका कौन सा था सर? सबसे पहला तरीका जो हमें यहां पर बताया गया था दैट इज, बोलो क्या सर? सबसे पहला था दैट इज ओवर द काउंटर, ओटीसी जिसको हम बोलते थे, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में सर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि यहां पर मैक्सिमम लिमिट भी दी गई थी, मैक्सिमम ₹10,000 पर चालान, पर चालान पर टैक्स पीरियड। एक टैक्स पीरियड में मैक्सिमम कैश यदि आप डिपॉजिट करना चाह रहे हो ओवर द पीरियड, ओवर द काउंटर का मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि बैंक काउंटर पर आप गए, जैसे हम वो कैश डिपॉजिट करते हैं ना, वैसे आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो चालान के थ्रू। तो यदि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो मैक्सिमम जो लिमिट है दैट इज 10,000। 10,000 से ज़्यादा आप डिपॉजिट कर सकते हैं क्या? नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता था दैट इज, बोलिए कौन सा? नेट बैंकिंग। हमने कौन सा पढ़े रखा था? नेट बैंकिंग पढ़े रखा था कि नेट बैंकिंग के थ्रू ऑल्सो यू कैन डिपॉजिट अ टैक्स। अपार्ट फ्रॉम नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट कार्ड, एंड लास्ट वन इज नथिंग बट द एनईएफटी ऑब्लिक आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी मतलब क्या? बोलो बोलो, एनईएफटी मतलब क्या? फंड ट्रांसफर, यस। अच्छा, एनईएफटी और आरटीजीएस की बात हो रही है। यदि वेरी इंपॉर्टेंट मैं बात करूं आपके साथ कुछ और यहाँ पे एडिशनल बात करूं, तो इसमें से जो पहले 3 बातें आपने की मेरे साथ, मतलब क्या सर? पहली 3 बातों से आपका क्या मतलब है? ओवर द काउंटर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ये आप सिर्फ और सिर्फ ओनली विथ डेजिग्नेटेड बैंक या फिर ऑथोराइज बैंक कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं बैंकों के साथ ये ट्रांजैक्शंस होगा जो कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए ऑथोराइज है। जबकि आरटीजीएस और एनईएफटी की बात करूं तो ये तो आप जिसके साथ चाहे उसके साथ चलेगा, मतलब एनी बैंक, किसी भी बैंक के थ्रू आपका ये काम हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है? बात समझ में आई यहाँ तक? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये पेमेंट करना कैसे, पेमेंट किसको करना है, ये हमने बात कर ली। क्या? डिपॉजिट टू हुम, टू हुम, अभी तक जो मैंने बातें की, टू हुम, किसको डिपॉजिट करना है, तो हमने बातें कर ली। बैंक में डिपॉजिट करना और कैसे डिपॉजिट करना है वो बात भी कर दी। बट क्या इसके लिए मुझे कोई चालान जनरेट करना पड़ेगा? आंसर इज यस।
अब वो चालान जनरेट करने की प्रोसीजर क्या होगी वो भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले यू नो व्हाट, ऑल ऑफ यू आर अवेयर, जो भी काम होगा, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो रिटर्न हो, चाहे वो पेमेंट हो, सबके लिए मुझे कहाँ जाना है? कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल मेरा क्या है? जीएसटीएन है। तो मैं जीएसटीएन अपना लॉग इन करूंगा, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जैसे ही मैंने पुटअप किया, मेरा मेरा डैशबोर्ड आ जाएगा। दैट इज द डैशबोर्ड, मतलब एक जो होम पेज आता है वो आ जाएगा। वहाँ पर आपको पेमेंट के बारे में जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करते हो ना, तो बेसिकली वहाँ पे ई क्रेडिट लेजर की इन्फॉर्मेशन और ई कैश लेजर की इन्फॉर्मेशन आपको दी रहती है कि कितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है ई कैश में और ई लाइबिलिटी लेजर में। अब यदि आपको कैश डिपॉजिट करना है तो वहाँ से आपको चालान जनरेट करना पड़ता है। तो अब मैं आपके साथ जो बातें कर रहा हूँ वो किसकी बातें करना चाह रहा हूँ? चालान की। इसको सबको क्या मैं बॉक्स में बंद कर दूँ क्या? एक बोलो, बॉक्स में बंद कर दूँ? ठीक है। हाँ जी, ये लो। ये आपका मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है। अब ये जो आपने पेमेंट करना है, ये पेमेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जीएसटीएन रेफर करना पड़ेगा। और जीएसटीएन में जाके क्या करेंगे सर हम? बेटा जीएसटीएन मतलब क्या? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल में हमें चालान जनरेट करना पड़ेगा इस पर्पज़ के लिए, और वो चालान का नंबर होता है GST PMT 06। जीएसटी में एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे जितने भी फॉर्म नंबर दिए हैं ना, उसमें इनिशियल जीएसटी है और उसके बीच में नो डाउट नंबर्स दिए गए हैं लास्ट में, बट उसके बीच में जो लेटर है वो रिलेटेड टू जो फॉर्म जिस पर्पस के लिए वो, जैसे रजिस्ट्रेशन में आप आरईजी देख रहे हैं, आरईजी मतलब रजिस्ट्रेशन, पेमेंट में आप पीएमटी देख रहे हो, असेसमेंट में आप एएसएमटी देखोगे। एएसएमटी फॉर्म नंबर क्या होगा? जीएसटी एएसएमटी 13, 12, 11 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो ये बहुत अच्छा किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो एक हमको समझ में आ जाता है, पीएमटी मतलब प्री मेडिकल टेस्ट नहीं है, पीएमटी मतलब पेमेंट। पेमेंट तो जीएसटी पीएमटी 06 मुझे क्या करना पड़ेगा? जनरेट करना पड़ेगा थ्रू अ जीएसटीआईएन। अच्छा सर, जब हम ये जनरेट करेंगे तो क्या होगा? बेटा जैसे ही आप जीएसटी पीएमटी 06 जनरेट करेंगे, मतलब क्या? आपने कॉमन पोर्टल लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आपको दिखा, डैशबोर्ड में आप पेमेंट में गए, पेमेंट में आपने चालान जनरेट करने का। जब आप चालान जनरेट करेंगे तो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपको कैश जो डिपॉजिट करना है वो कहाँ डिपॉजिट करना है। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो कैश डिपॉजिट हम कर रहे हैं ये बहुत स्पेसिफिक है। क्या होता है वहां पर आपको दो टाइप के हेड दिए जाते हैं, वन इज अ माइनर हेड, अनदर वन इज अ मेजर हेड। मेजर हेड हमारे पास जो है वो कौन कौन से? हर एक टैक्स का एक मेजर हेड है, मतलब सीजीएसटी एक मेजर हेड हो गया, उसके बाद एसजीएसटी हेड हो गया, उसके बाद आईजीएसटी हो गया, उसके बाद यूटीजीएसटी चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूटीजीएसटी एक हेड हो गया, उसके बाद कंपनसेशन सेस एक हेड हो गया। दिस ऑल आर द मेजर हेड। अब ये मेजर हेड के अंडर में माइनर हेड होते हैं। सर माइनर हेड कैसे होते हैं? सीजीएसटी का टैक्स, सीजीएसटी का इंटरेस्ट, सीजीएसटी की लेट फी, सीजीएसटी की पेनाल्टी, सीजीएसटी का अदर सम। समझ में आया? वैसे ही एसजीएसटी का टैक्स, एसजीएसटी का इंटरेस्ट। क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको बहुत स्पेसिफिकली सोच समझकर अपने होशो हवास में चालान जनरेट करना पड़ेगा, कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको सपोज आईजीएसटी पे करना और आपने पैसा जो है वो सीजीएसटी में डिपॉजिट किया, तो दैट अमाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द सेक ऑफ आईजीएसटी। तो अंडर माइनर और मेजर हेड का क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि मुझे क्या क्या पे करना है प्रॉपर वे मैनर में, और उसके बाद मैं चालान जनरेट करता हूं। क्योंकि जब मैं चालान जनरेट करता हूं तो मुझसे वो पूछता है कि आपको किस मेजर हेड में पेमेंट करना है। तो मैंने कहा मुझे आईजीएसटी के मेजर हेड में पेमेंट करना है, तो आप आईजीएसटी के मेजर हेड में। फिर वो मुझसे पूछता है आपको टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, कैश डिपॉजिट जो करना है। नो डाउट कैश तो कैश ही है, बट बहुत स्पेसिफिकली आपको पुटअप करना पड़ेगा अमाउंट। मैंने कहा मुझे टैक्स पे करना है और इंटरेस्ट पे करना है, बाकी कुछ पे करना है क्या? नहीं। तो आप बाकी में पैसा मत डालो, जहां जहां पैसा डालना है जितना जितना उतना उतना डालो। समझ में आया? समझ में आया?
तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दी और इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने जीएसटी पीएमटी 06 को डेट इज जनरेट किया, चालान को आपने जनरेट किया। जैसे ही आप चालान जनरेट करते हो तो वहां पर आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं CPIN। क्या नंबर बोलते हैं? CPIN। सर ये CPIN क्या होता है? CPIN इज नथिंग बट द इट्स कॉमन, फुल फॉर्म की बात करूं तो कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये। सर कितने कैरेक्टर का होता है? दिस वन इज अ 14 डिजिट। कितने डिजिट का होता है? 14 डिजिट का होता है। ये एक्चुअली ये सिस्टम में मेरे पास चालान नहीं है, अदरवाइज मैं आपको चालान भी दिखाता। ठीक है, तो चालान में आप इजीली कैन आइडेंटिफाई CPIN। ठीक है, अच्छा ये जो चालान जनरेट हुआ है, ये चालान को विद इन 15 डेज बैंक को डिपॉजिट करना, मतलब बैंक में सबमिट करना अलोंग विद द पेमेंट कंपलसरी है। या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू करो, या फिर आप या फिर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से उसका दैट इज पेमेंट करो, RTGS NEFT करो, जो भी करना है विद इन 15 डेज कर लेना। यदि विद इन 15 डेज आपने इसे यूज नहीं किया तो इस चालान की वैलिडिटी नल हो जाएगी, मतलब अब कोई चालान कोई काम का नहीं है, आपको नया चालान फ्रेश जनरेट करना ही पड़ेगा। सर कितने बार चालान जनरेट? जितने बार चाहो उतने बार करो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चालान जनरेट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप चालान को विद इन 15 डेज यूज करेंगे तब आपका कैश रिफ्लेक्ट होगा। सिर्फ चालान जनरेट करने से बात बनने वाली है क्या? नहीं। अब क्या होता है कि इससे ये जो चालान हमारा जनरेट हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, वो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि विद इन 15 डेज इस चालान को मुझे सबमिट करना पड़ता है डिपॉजिट विद बैंक। बैंक को डिपॉजिट करना पड़ेगा ये अमाउंट और ये चालान। ठीक है, अब जब मैं बैंक को डिपॉजिट करता हूं तो बैंक वाले क्या करते हैं जानते हो आप? बैंक वाले मुझे एक नंबर प्रोवाइड करते हैं एट जस्ट लाइक अ एक्नॉलेजमेंट नंबर, और वो नंबर कहलाता है CIN नंबर। कौन सा नंबर बेटा? बैंक वाले कौन सा नंबर प्रोवाइड करेंगे? CIN। सर ये CIN नंबर क्या है? इट्स नथिंग बट द चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको क्या बोला जाता है? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको? चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा सर ये कितने कैरेक्टर का होता है? तो बेटा ये 17 डिजिट का होता है। 17 डिजिट का कंपोजिशन पता है क्या होता है? 14 डिजिट तो आपकी कौन सी वाली है? CPIN वाली। अरे CPIN मतलब ये ऊपर की जो 14 डिजिट है वो कंटिन्यू रहती है, उसको हम चेंज नहीं करते, उसको हम छेड़ते हैं क्या? नहीं। तो जो 14 डिजिट आपने ऊपर से लेके आए अपने साथ, जो आपने पहली बार लाई थी, वो 14 डिजिट तो वैसी की वैसी आपको रिफ्लेक्ट मिलेगी, प्लस इसमें 3 अदर डिजिट और ऐड हो जाएगी, और 3 अदर डिजिट होती है बैंक का कोड। तो ऐसा करके इन टोटालिटी आपके कितने कैरेक्टर का बनता है? ये 17 डिजिट का बन जाता है। कितने कैरेक्टर का बनेगा बोलो? 17 डिजिट। क्लियर है? लिख देता हूं मैं यहाँ पे 17 डिजिट, MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर 17 डिजिट। अब क्या होता है, ये जो CIN आपको दिया गया, ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर बैंक ने दिया गया, ये एक्नॉलेजमेंट नंबर मुझे पोर्टल में डालना पड़ता है, और जैसे ही मैं पोर्टल में ये पुटअप करता हूँ वैसे ही मेरा पैसा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है ई-कैश लेजर में। दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर। समझ में आया? पहले क्या होता था कि आपने सपोज चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो जिस दिन आपने चेक बनाया या जिस दिन आपने डिपॉजिट किया उसी दिन की डेट को हम रिलेवेंट मान लेते थे, बट आजकल अब ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलती है? जब तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा तब तक मैं कंसिडर नहीं करूंगा कि पैसा आया। समझ रहे हो आप बात को? अब ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने बहुत सारी स्कीम्स देखी होंगी ना, कि जिसमें आपको एक कोड दे दिया जाता है। जैसे आपने ब्रिटानिया का डेट इज बोरबॉन बिस्किट परचेस किया, अब वो बिस्किट परचेस किया तो उसके रैपर के बैक साइड में एक कोड लिखा था, और उसमें लिखा था कि ये कोड आप पेटीएम में पुटअप करो, आपको कैशबैक मिलेगा। तो जैसे ही वो कोड आप पेटीएम में पुटअप करते हो, आपका कैशबैक रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक आपको एक CIN नंबर दे दिया गया है, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, उस नंबर को आप जैसे ही GSTN पोर्टल में पुटअप करेंगे वैसे ही ई-कैश में आपका कैश रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई क्या बेटा बातें? यहाँ तक एक जनरल प्रोसीजर समझ में आया किस तरीके से वर्कआउट होगा। अब क्या मैं सेक्शन 49 को डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट कर दूं? हाँ जी सर बिल्कुल कर दीजिए। अब यदि मैं सेक्शन 49 की बात करूं, ध्यान से सुनते चलना। सेक्शन 49 की यदि मैं आपके साथ बात करूं तो सेक्शन 49 में सबसे पहले आ रहा है 49(1).
पहले मैं आपको लीगल वर्डिंग पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर वापस से यहाँ पर आता हूँ, ठीक है सर। ये सब तो हमने पढ़ लिया। फीचर ऑफ पेमेंट इंट्रोड्यूस्ड अंडर जीएसटी, आराम से घर में बैठ के पढ़ियो। लीगल वर्डिंग में आ जाओ आप तो डायरेक्ट। देखो लीगल वर्डिंग क्या बोल रही है, लीगल वर्डिंग क्या बोल रही है, एवरी डिपॉजिट मेड टूवर्ड्स द टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी फी और एनी अदर सम बाय अ पर्सन बाय इंटरनेट बैंकिंग। देखो बाय इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस और सच अदर मोड, दिस इज नथिंग बट द मोड ऑफ डिपॉजिट ऑफ कैश, जो हम पढ़ते थे, मोड ऑफ डिपॉजिट ऑफ कैश, ठीक है। शैल बी क्रेडिटेड इनटू ई कैश लेजर ऑफ सच पर्सन टू बी मेंटेन इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, डेट इज एज पर दी रूल। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि लीगल इंटरप्रिटेशन जब भी आप लॉ पढ़ो वहां पे बार बार वर्ड्स यूज होगा, इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और इसका मतलब हमेशा क्या समझा जाएगा, एज पर दी रूल। और जो रूल है वो कौन सा है, रूल नंबर 87। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आ रही है क्या बच्चा? ओके तो यहाँ पे और कुछ भी लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हाँ, the date of credit or to the account of government in the authorized bank shall be deemed to be the date of deposit in the e-cash ledger। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, डेट ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा तब तक मैं ये कंसिडर नहीं करूंगा कि आपने ई कैश लेजर में डिपॉजिट कर दिया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या 49(1) इज टॉकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ई कैश लेजर, और ई कैश लेजर में भी वो पॉजिटिव, डेट इज डिपॉजिट कैसे होगा वो बातें कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब यदि मैं 49(2) की बात करूं तो 49(2) ई क्रेडिट लेजर की बात करता है, और ई क्रेडिट लेजर में क्या क्या डिपॉजिट, डेट इज अमाउंट कैसे आएगा ये बातें कर रहा है। तो क्या बोलता है, द इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि ई क्रेडिट लेजर में तो सिर्फ आईटीसी ही आता है, क्लियर है। अब क्या बोला, द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेसमेंट इन द रिटर्न ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी credited to the e-cash ledger in accordance with the section 41। डोंट वरी, आज सेक्शन 41 भी आ जाएगा, बट इसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। 41 सिर्फ ये बोलता है कि प्रोविजनल बेसिस पे यू कैन बुक द क्रेडिट। प्रोविजनल बेसिस क्या होता है, क्योंकि यहां पर इन्होंने ना मैचिंग कंसेप्ट यूज कर रखा था, बट वो अभी तक रियल पिक्चर, दैट इज रियलिटी में उससे इन्होंने अभी तक एक्टिव ही नहीं किया, डॉर्मेंट पोजीशन में है अभी प्रोविजन 41, 42, 43। दैट इज द रीजन इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस से भी 41, 42, 43 को हटा दिया, और गवर्नमेंट ने क्योंकि अभी तक एक्टिवेट ही नहीं किया ना, इसलिए इसकी वैलिडिटी, जो वॉलेंटरी आईटीसी की बात होती है वो उसकी वैलिडिटी अभी हमारे लिए ज्यादा कुछ है क्या, नहीं है। टू बी मेंटेन इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब का जो मतलब है, दैट इज रूल नंबर 86। अब नीचे क्या बोला, द अमाउंट अवेलेबल इन द ई कैश लेजर, मतलब ई कैश लेजर में जो अमाउंट है अब उसको यूज कहां पे करना है, तो ये बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी, ठीक है, और एनी अदर अमाउंट, मतलब सभी कुछ के लिए हम यूटिलाइज करेंगे। मतलब ये बोलता है ई कैश लेजर को हम यूज कैसे करेंगे। जबकि 49(4) क्या बोलता है, इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, इसका मतलब तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर, अब आप सब समझ चुके हो क्या होगा मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो बोलता है वो ई क्रेडिट लेजर के बारे में बोलता है कि ई क्रेडिट लेजर को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करेंगे, तो सर सिर्फ और सिर्फ इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, उसके अलावा किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज होने वाला नहीं है। डेट टू इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, डेट इज एज पर रूल नंबर 86। 49(1), 2, 3, 4 क्या समझ में आता है? हाँ जी आता है, ये तो हम ऑलरेडी पहले से ही पढ़ चुके थे, आई नो डैट। पढ़ाने वाला कौन था? मैंने ही तो पढ़ाया आपको, याद है? चलो 49(1) क्या बोल रहा था, 49(1) बोलता था ई कैश लेजर क्या क्या डिपॉजिट कर सकते हैं और कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ई कैश लेजर में आप कैश क्यों डिपॉजिट कर रहे हो और कैसे डिपॉजिट करना है, ये कौन बता रहा था? 49(1). यदि मैं 49(3) की बात करूं तो 49(3) बात कर रहा था कि ई कैश लेजर में जो आपने कैश डिपॉजिट किया उस कैश को आप यूटिलाइज कहाँ कहाँ कर सकते हो। क्या क्या बोला था, एक बार रिपीटेशन दोगे सर? टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनाल्टी के लिए, लेट फी के लिए और अदर सम, ठीक है। उसके बाद हमने इन्होंने बताया कि 49(2) किस बारे में बात कर रहा था सर? ई क्रेडिट लेजर के बारे में बात कर रहा था।
और वो बोलता था कि यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है, आईटीसी जो हमने अवेल किया है वही आएगा, ठीक है। इसके बाद 49.4 बोलता था, यस एनीबडी, क्या बोलता था, 49.4 बोलता था ई क्रेडिट लेजर में जो अमाउंट है, जो आईटीसी रखा हुआ है, हम उसे यूटिलाइज करेंगे ओनली टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स के अलावा किसी और पेमेंट के लिए यूटिलाइज होने वाला नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन आ रहा है डेट इज सेक्शन 49.5। कौन सा प्रोविजन आ रहा है बेटा, 49.5। और ये 49.5 को रेड विथ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेड विथ सेक्शन 50A, रेड विथ सेक्शन 50A। सर ये हमने पढ़ा है क्या, ऑफ कोर्स पढ़ा है सर, कहाँ पढ़ा है, हमें तो ध्यान ही नहीं है। अरे आपको ध्यान नहीं है बट मुझे तो याद है। ये क्या है पता है, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ये बातें कहाँ पर लिख रखी इन्होंने, यहाँ पे लिख रखी है। सर क्या बातें लिखी है आप बता पाओगे, हाँ जी बिल्कुल। आपको पता है जब हमने जीएसटी नया नया पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तब ये बातें की थी, आपको याद हो तो। और सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फर्स्ट, सबसे पहले सर्वप्रथम, यू नीड टू यूटिलाइज आईटीसी ऑफ आईजीएसटी। किसका क्रेडिट यूटिलाइज करना, आईजीएसटी। जब तक कि आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं हो जाता उसके तब तक हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करने नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहला काम है आईजीएसटी का क्रेडिट यूटिलाइज करो। सर किस पर्पस के लिए, तो हमें बोला गया था कि यू कैन यूटिलाइज क्रेडिट ऑफ आईटीसी, क्या बोला था, यू कैन यूटिलाइज क्रेडिट ऑफ आईटीसी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और उसके बाद यदि बच जाता है तो यू कैन यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ एनीबडी, सीजीएसटी और एसजीएसटी एज द केस मे बी, इन एनी मैनर व्हाट्सो एवर इट मे बी। मतलब हमें ये नहीं बोला था कि पहले सीजीएसटी के लिए करो, पहले एसजीएसटी के लिए करो, बट जिस मैनर में आप यूटिलाइज करना चाहें कर सकते थे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगा रखा था क्या, नहीं लगाया था। हाँ, उसके बाद इन्होंने ये जरूर बोला था कि एक बार आपका क्या, एक बार आपका आईजीएसटी एग्जॉस्ट हो जाए तो उसके बाद फिर आप कहाँ पर आएंगे, उसके बाद आप दूसरा क्रेडिट यूज करेंगे, डेट इज सब्सिक्वेंटली, लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके बाद ठीक है, लेटर, लेटर किस किस का क्रेडिट है आपके पास, सर हमारे पास आईजीएसटी सीजीएसटी भी है, और क्या था हमारे पास, सर हमारे पास आईजीएसटी एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का क्रेडिट है। सर इससे कैसे यूटिलाइज करेंगे, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, कोई इसमें पाबंदी थी क्या, नहीं। बट याद रहे सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के लिए बच गया तो फिर आईजीएसटी के लिए। However, it cannot be utilized for the purpose of SGST और UTGST। क्रॉस यूटिलाइजेशन आपको पॉसिबल नहीं बोला गया था। SGST और UTGST एज द केस में भी जो भी है, और उसके बाद IGST, बट क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। अच्छा, इसके बाद सर बैलेंस बच जाता है तो उसका क्या करेंगे, अरे बैलेंस को क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो लिख दो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, टू द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आई यहाँ तक, बात समझ में आई यहाँ तक। अच्छा, क्रॉस यूटिलाइजेशन स्टार मार्क करके मैं लिख देता हूँ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का आपस में क्रॉस यूटिलाइजेशन नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड, ध्यान रहेगा, मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ नहीं चलेगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, किसका किसके साथ नहीं चलेगा, सीजीएसटी का आईटीसी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, और एसजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। ये ध्यान रहेगा। बस 49.5 यही तो बोल रहा था सर, पढ़ के देखते हैं क्या यही बोल रहा है वो। हाँ जी, आ जाइए, देखो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन लिखा है क्या, देखो बेटा देखो लिखा है क्या, देखो क्या बोल रहा है, the amount of input tax credit available ITC available in the e-credit ledger
सबसे पहले इंटीग्रेटेड टैक्स शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स और रिमेनिंग अमाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट। उसके बाद सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ठीक है। सेंट्रल टैक्स पहले सेंट्रल टैक्स के लिए और बच गया तो फिर इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स पहले स्टेट टैक्स के लिए बच गया तो फिर इंटीग्रेटेड, यूटीजीएसटी पहले यूटीजीएसटी के लिए बच गया तो फिर इंटीग्रेटेड। हाउएवर दोनों का क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्या यही बात मैंने भी आपको पढ़ा रखी है? हाँ जी सर, आपने यही बात पढ़ा रखी है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली है, तो अब मुझे अब ये सारी बातें आपसे वापस से करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, कुछ भी कोई भी यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, यहाँ पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये कोई भी कॉम्बिनेशन में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? 49.5। अब आता है 49.6। 49.6 क्या बोलता है कि ई कैश और ई क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस बच गया, क्या जो भी बैलेंस ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर में बचा हुआ है, दैट इज अलाउड एज रिफंड सब्जेक्ट टू सेक्शन 54। अब ये सेक्शन 54 क्या बोलता है? बेसिकली सेक्शन 54 बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। सेक्शन 54 में वैसे तो बहुत सारी बातें की कि रिफंड के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, हम इस केस में ही रिफंड देने वाले हैं, डेट टू सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट क्या होता है? इवन दो सिलेबस में इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं है, बट ये क्वेश्चन जरूर आपको आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। कहने का मतलब यदि मैं हिंदी लैंग्वेज में बात करूं तो दूसरों के पैसों पर आप अमीर नहीं बन सकते। देखो, देयर इज अ वेरी 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 बिग डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ऑल ऑफ यू आर अवेयर, डायरेक्ट टैक्स ये आपका डायरेक्ट टैक्स है और ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन होता है वो आपके ऊपर ही रहता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन पास ऑन हो जाता है। अब बेसिकली हुआ क्या, लेट अस अज्यूम दैट यदि मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स में मैंने इनकम कमाई, इनकम अपने पॉकेट में डाली, उस पॉकेट में से ही आपको टैक्स दिया है मैंने, बर्डन तो मेरे ऊपर ही ना, इनकम टैक्स का बर्डन तो मेरे ऊपर आता है, तो टैक्स मैंने पे किया है, तो इनकेस यदि एक्सेस पे हो गया तो रिफंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। टैक्स मैं पे कर रहा हूं तो रिफंड भी मुझे ही मिलना चाहिए, बात क्लियर है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अनलाइक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में रिफंड इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। वाई? मतलब क्या कि जनरली इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि आपने गुड्स सेल आउट किया और आपके कस्टमर से आपने पैसा लिया, आपने गुड्स या सर्विस की सप्लाई की और पैसा किससे लिया है, कलेक्ट किससे किया है, जीएसटी आपके कस्टमर से। तो बर्डन किसके ऊपर है, कस्टमर के ऊपर। कस्टमर से जीएसटी लिया और फिर गवर्नमेंट को पे किया। इन केस यदि जो जीएसटी आपने पे किया वो एक्सेस में पे हो गया तो अब रिफंड की बात आएगी, तो रिफंड आपको मिलना चाहिए, आपके कस्टमर को मिलना चाहिए। यदि आपको मिल रहा है तो इट्स अ अनजस्ट इनरिचमेंट, मतलब दूसरों के पैसों पर आप अमीर बन रहे हो। इसी कंसेप्ट को तो बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। मतलब क्या, दूसरों के पैसों पर आप अमीर नहीं बन सकते। यदि आपने जीएसटी अपने पॉकेट से पे किया है तो रिफंड भी आपके पॉकेट में आना चाहिए, बट यदि दूसरे के पॉकेट से निकाल के आपने पे किया था गवर्नमेंट को तो रिफंड या तो उस बंदे को जाएगा या फिर आपको तो मिलने वाला नहीं, या फिर ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा। आपके सिलेबस में नहीं है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, वो क्या बोलता है, यदि जीएसटी आपने अपने पॉकेट से पे किया तो रिफंड हम आपको देंगे, बट यदि आपने कस्टमर से लेके पे किया है तो या तो आप हमें प्रॉमिस करो कि आप कस्टमर को रिफंड करोगे, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो पैसे को उठा के मैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दूंगा। क्लियर है? बट आपको मैं दूंगा क्या? नहीं, अंडर द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, दैट इज दूसरों के पैसों पर आप अमीर नहीं बन सकते। डोंट वरी, आगे मैंने लिख के दिया होगा, ये तो लीगल प्रोविजन है इसलिए आपको यहां पे नहीं लिखा मिल रहा, आगे लिखा हुआ मिलेगा, हम उसे नोट डाउन वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बोला कि ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको रिफंड मिल सकता है, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 54। आगे क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, आगे क्या है सर, आगे जो बात बोली जा रही है वो है 49.7। ये बोलता है ई लाइबिलिटी लेजर। किसके बारे में बात करता है? ई लाइबिलिटी लेजर की ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर in such a manner as may be prescribed, that is as per the rule। और रूल कौन सा है? रूल नंबर 85। क्लियर है यहां तक? मतलब अभी अभी जो हमने दो प्रोविजन पढ़े वो भी लिख लेते हैं। बताओ कौन कौन सा प्रोविजन पढ़ा है सर? पहले प्रोविजन हमने पढ़ा है 49.6, सॉरी, हाँ जी, कौन सा प्रोविजन पढ़ा हमने? सेक्शन 49.6, ठीक है। और 49.6 क्या बोलता है कि सर ई कैश लेजर
एज वेल एज ई क्रेडिट लेजर में जो भी बैलेंस अमाउंट रह गया, जो भी बैलेंस अमाउंट मिल गया है, रह गया है, अलाउड एज रिफंड, उसका क्या कर दिया जाएगा, अलाउड एज रिफंड, सब्जेक्ट टू सेक्शन, कौन सा बोला था, सेक्शन 54। और जब हम ये पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डॉक्ट्रीन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। जस्टिस होना चाहिए, अनजस्टिस नहीं होना, अनजस्ट इनरिचमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आता है 49(7). अब 49(7) क्या बोल रहा था सर 49(7) तो बहुत ही आसान था, वो बात करता था ई लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में। किस बारे में बात करता है, ई लाइबिलिटी रजिस्टर। सर ई लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में ये क्या बोलता है, इट्स नथिंग बट द रिकॉर्ड्स ऑफ, बोलो, ऑल लाइबिलिटीज एंड डिमांड्स। ठीक है, अब आ रहा है सेक्शन 49(8). 49(8) इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सेक्शन 49(8) इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 49(8) क्या बोलता है पता है आपको, ये हमें ऑर्डर बताता है, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ डिमांड्स। जनरली आपने जैसे इनकम टैक्स में भी क्या होता है कि यदि मेरा पुराना डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है, पुराने डिफॉल्ट को मैंने वैसे ही पेंडिंग रख दिया, नए डिफॉल्ट में क्या कर दिया, पेमेंट करके नया नया आगे का काम तो बराबर करो, पुराने जो पाप है वो वैसे ही रहने दिए। बट यहाँ ऐसा होगा क्या, नहीं, जब तक कि पुराने पापों को आप क्लियर नहीं करते, पुराने पापों को धोते नहीं हो, तब तक नए आगे की बातें होने वाली नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है, पहला सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू द प्रीवियस टैक्स पीरियड। ठीक है, क्या लिखा, प्रीवियस टैक्स पीरियड। उसके बाद यदि बच जाए पैसे तो फॉर करंट टैक्स पीरियड, और उसके बाद भी बच जाए तो फॉर डिमांड डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 73 एंड 74। टैक्स ड्यूज का यहाँ पे मतलब क्या, टैक्स ड्यूज मीन्स टैक्स पेबल अंडर दिस एक्ट एंड डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी एटसेट्रा, जबकि अदर ड्यूज इंक्लूड इंटरेस्ट, पेनाल्टी, लेट फी एटसेट्रा। तो मतलब हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें मतलब आपको इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोली है वो क्या ध्यान रखनी है आपको, कि 49(8) हमें बताता है, बोलो, सबसे पहले क्या बता क्या रहा है, पहले तो ये देख लो क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। यहाँ पे लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी। अब ये डिस्चार्ज जो करना है लाइबिलिटी को, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले से प्रीवियस पीरियड के जो आपके डिफॉल्ट है उससे क्लियर करो, उसके बाद बच जाए तो फिर करंट पीरियड की बात करना, उसके बाद भी यदि पैसे बच जाए, सपोज मेरी लाइबिलिटी प्रीवियस पीरियड में मेरा डिफॉल्ट 1,20,000 का था, करंट ईयर में 80,000 का था, तो गवर्नमेंट मेरे पास यदि सिर्फ 1 लाख है तो गवर्नमेंट बोलती है, मैं बोल रहा हूँ मैं पहले करंट पीरियड का क्लियर कर देता हूँ, बाद में वो देखूंगा, गवर्नमेंट बोलती है नहीं, पहले प्रीवियस पीरियड के डिफॉल्ट को कवर कर। ठीक है, जब तक, और वैसे भी प्रीवियस पीरियड का डिफॉल्ट जब तक करेक्ट नहीं होगा तब तक आगे आपको बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा अंडर जीएसटी, इनकम टैक्स में हो जाता है ऐसा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास सपोज 1.5 लाख है, तो पहले 1,20 आपके सेट ऑफ हो जाएंगे, बाकी के 30 टूवर्ड द करंट पीरियड। समझ में आया क्या, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो पहले मैंने क्या बोला आपको, बोलो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, प्रीवियस पीरियड, प्रीवियस पीरियड के बाद क्या, करंट पीरियड, करंट पीरियड के बाद बच गया तो फिर कहाँ पे जाना है, डिमांड, डिमांड अंडर सेक्शन 73/74, दैट इज मालाफाइड या फिर बोनाफाइड केस से यदि आपको नोटिस आया और उसके अगेंस्ट में डिमांड क्रिएट होती है तो फिर उस सिचुएशन में जो डिमांड आई है उसके पेमेंट को हम बोल रहे हैं लास्ट में। अच्छा, क्या क्या बोला गया, चलो बताओ तो जरा। सर यहाँ पे बोला गया, बोलो क्या, टैक्स ऑब्लिक अदर ड्यूज, यहाँ पर भी क्या बोला गया, टैक्स ऑब्लिक अदर ड्यूज। अदर ड्यूज का मतलब बताइए जरा। सर अदर ड्यूज मतलब क्या, इंटरेस्ट, पेनाल्टी। अदर ड्यूज का मतलब क्या बोला गया था यहाँ पे, दैट इज इंटरेस्ट हो गया, लेट फीस हो गई, पेनाल्टी हो गई, एटसेट्रा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक लास्ट प्रोविजन आ रहा है और लास्ट प्रोविजन क्या है, प्रिजम्पशन,
यहाँ पे कुछ बातें वो मान के चलते हैं। क्या बातें मान के चलते हैं, देखो तो जरा क्या बोल रहा है 49(9) लास्ट प्रोविजन, सेक्शन 49(9) का लास्ट प्रोविजन। और वो क्या बोलता है, हम प्रिज्यूम करके चलेंगे। क्या प्रिज्यूम करके चलोगे आप, जो इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ी क्वालिटी ना उसे को ही यहाँ पे लिखा गया है। ये बोलते हैं प्रिजम्पशन। किस बात का प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन एज टू पासिंग द बर्डन, पासिंग द बर्डन, किसका बर्डन, बर्डन ऑफ जीएसटी टू द रिसिपिएंट, और आप इसको और क्या बोल सकते हैं, कस्टमर। मतलब ये बोलते हैं हम हमेशा ऐसा ज्यूम करके चलेंगे कि जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया है वो अपने कस्टमर से कलेक्ट किया, रिसिपेंट से कलेक्ट किया, मतलब आपने बर्डन पास ऑन कर दिया है। सिंपल सी बात है। क्या बोला, एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स, एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड बाय हिम, यदि वो प्रूव कर देता है कि नहीं नहीं मैंने कस्टमर से नहीं लिया, मैंने अपने पॉकेट से पे किया। बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स मैं अपने पॉकेट से पे करता हूँ। समझ में आ रहा है आपको, जैसे सैंपल की यदि मैं बात करूँ तो सैंपल में मैंने अपने पॉकेट से टैक्स पे किया हूँ। अरे सैंपल से आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो क्या, जिसको आपने सैंपल दिया आप उससे कुछ भी अमाउंट कलेक्ट करते हैं क्या, नहीं, वो मुझे अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो जब रिफंड मिलेगा तो भी वो मुझे मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा क्या। इसलिए इसने क्या बोला, अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड बाय हिम, क्या, बी डीम्ड टू हैव पास्ड ऑन द फुल इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स टू द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब कस्टमर। मतलब जनरल बात है, इतना कुछ यहाँ पर बोला क्या, नहीं बोला गया। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 49। इससे पहले मैं 50 में आऊँ, मैं आपको कुछ जो हमने रूल्स पढ़ने हैं वो रूल्स के बारे में बात कर लूँ। हमने क्या बोला कि 49(7) ई लाइबिलिटी लेजर रूल नंबर 85, ई क्रेडिट लेजर 49(2) रूल नंबर 86, ई कैश लेजर 49(1) रूल नंबर 87। ठीक है, अब फॉर्म नंबर कौन कौन सा है किसके लिए ये पहले देख लेते हैं। सबसे पहले GST PMT 01, इट इज़ अ फॉर्म नंबर फॉर द पर्पस ऑफ ई लाइबिलिटी लेजर, जिसके पार्ट ए में बेसिकली इन्होंने रिटर्न रिलेटेड लाइबिलिटीज दी गई है, और पार्ट बी में अदर देन रिटर्न रिलेटेड मतलब जो डिमांड वगैरह होती है उसके बारे में बात करता है। ई क्रेडिट लेजर का फॉर्म नंबर GST PMT 02 होता है। ये हम रूल्स भी इसी में कवर कर ले रहे हैं ताकि हमें अब ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, उसके बाद यदि मैं बात करूँ ई कैश लेजर की, तो दिस वन इज नथिंग बट द GST PMT 05। क्या, GST PMT 05। अब यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट्स की यदि हम बात करें तो ई लाइबिलिटी लेजर में आपको सभी कुछ रिफ्लेक्ट होने वाला है। मतलब क्या, एज पर द पेबल एज पर द रिटर्न फर्निश्ड, क्या क्या होगा, टैक्स होगा, इंटरेस्ट होगा, लेट फी होगा, और अदर का मतलब क्या है, या तो अमाउंट होगा अंडर सेक्शन 10, या फिर क्या हो सकता है, पेनाल्टी भी हो सकती है। पेनाल्टी जनरली नहीं होगी यहाँ पर, अदर मतलब अमाउंट होगा। जबकि यदि प्रॉपर ऑफिसर ने डिटरमाइन किया है आपकी लाइबिलिटी तो उसमें क्या क्या एलिमेंट होंगे, टैक्स होगा, इंटरेस्ट होगा, और साथ में अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेनाल्टी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेट फी एंड पेनाल्टी। ठीक है, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी तीनों अलग अलग एलिमेंट है। इंटरेस्ट की यदि मैं बात करूं, इट इज इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पैसों को आपने यूज किया, आपको पे कर देना था 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, बट आपने पे नहीं किया तो गवर्नमेंट बोलती है अब हमने आपको क्या लगाना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पीनल नेचर का नहीं है, ये इट इज इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन है। जबकि यदि मैं पेनाल्टी की बात करूं, इट इज इन द नेचर ऑफ पीनल। मतलब क्या, क्योंकि इफ यू आर डूइंग रॉन्ग डूइंग तो वी विल गोइंग टू चार्ज पीनल, दैट इज पेनाल्टी। तो मैं आपको क्या चार्ज करूंगा, पेनाल्टी। वैसे यदि मैं लेट फी की बात करूं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि रिटर्न आपको ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल कर देनी है। तो कंप्लायंस को प्रॉपरली करवाने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें लेट फी लगा दी है कि यदि आप ऑन और बिफोर द ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं करते तो वी आर गोइंग टू चार्ज लेट फी। ठीक है, बट आप कंटिन्यू अपने डिफॉल्ट को करते जा रहे हो तो इन केस हम वी कैन चार्ज पेनाल्टी ऑल्सो। तो पेनाल्टी कौन चार्ज करेगा, प्रॉपर ऑफिसर, बट लेट फी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक। इसके लिए कोई एडजुडिकेशन की जरूरत होती है क्या, नहीं। पेनाल्टी जो होता है वो कौन चार्ज करता है, प्रॉपर ऑफिसर। इसके लिए एडजुडिकेशन मतलब दैट इज नोटिस भेजना पड़ेगा, नोटिस के अगेंस्ट में आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, मतलब वो सारी प्रोसीजर होगी। बट जो लेट फी होती है, लेट फी जो होती है वो क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक मतलब क्या, यदि आपने ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल रिटर्न फाइल नहीं किया तो लेट फी ऑटोमेटिक लग जाएगी। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा है कि टैक्स एंड इंटरेस्ट मिसमैच और इंटरेस्ट टाइम टू टाइम, तो ये वाला जो पर्पस है ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि 41 है भी नहीं, 41, 42, 43। अच्छा, यहाँ पर ई क्रेडिट लेजर में यदि हम बात करें तो ई कैश और ई क्रेडिट में तो क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटीज। ठीक है, कंसीडरिंग द सेक्शन 49(5)
utilization provided in section 49(5), any refund of ITC claimed as per section provision of section 54। ठीक है, यहाँ पर क्या डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी, अब यहाँ पे भी 49 हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एनी रिफंड क्लेम्ड अंडर ई कैश लेजर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, अब क्रेडिट क्या क्या होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला पार्ट है जो हमने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पे डिपॉजिट रिफ्लेक्ट करेगा, चालान के थ्रू पैसे हमें लाना पड़ेगा, GST PMT 06, साथ में TDS और TCS भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यस, बट इसे भी मुझे यहाँ पर लाने के लिए प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक क्रेडिट होगा क्या, नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ ITC रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, ई कैश और ई क्रेडिट के थ्रू जो भी आप पेमेंट करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते चले जाएंगे 1 by 1। ठीक है, यदि आपको ई क्रेडिट ई कैश या फिर क्या, यदि आपको ई क्रेडिट ई कैश या ई लाइबिलिटी लेजर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन यू नीड टू कम्युनिकेट दैट प्रॉब्लम इन फॉर्म नंबर GST PMT 04, ये तीनों के लिए कॉमन है। दिस इज ऑल अबाउट द, जो एक छोटी सी बातें हमें करनी थी, दैट इज अलॉन्ग विद द रूल। अब इसको, ये चैप्टर को डिटेल में पढ़ लेते हैं। वैसे तो चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ सेक्शन 50 बचा है, सेक्शन 50 और 19। फटाफट इसको बुक से पढ़ लेते हैं, एक बार कवर कर लेते हैं, आफ्टर दैट विल कम टू द न्यू चैप्टर दैट इज रिटर्न। क्या सर रिटर्न भी आज पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स यस, आज वो कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट चलो पढ़ना स्टार्ट करिए। देखो, ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेक्शन 49 रेड विथ रूल नंबर 87। क्या बोला है, ई कैश लेजर मेंटेन ऑन द GST पोर्टल। हम कुछ भी मेंटेन कर रहे हैं क्या? नहीं। इन फॉर्म नंबर GST PMT 05, थोड़ी देर पहले ही बताया, रिफ्लेक्ट डिपॉजिट, जिसमें क्या डिपॉजिट रिफ्लेक्ट करेगा अलॉन्ग विद द TDS और TCS। अमाउंट रिकॉर्डेड इन ई कैश लेजर कैन बी यूज्ड फॉर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट। पढ़ लिया है। डिपॉजिट करने के हमने कितने मोड देखे हैं सर? हमने 4 मोड देखे हैं। 2 मोड उसमें से ऑनलाइन है, 2 मोड कैसे हैं? ऑफलाइन, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ओवर द काउंटर, NEFT RTGS। हाउएवर NEFT RTGS किसी भी बैंक से हो सकता है, बट ओवर द बाकी जो 3 हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बैंक के थ्रू ही होंगे। उसमें से भी ओवर द काउंटर में मैक्सिमम लिमिट 10,000 की है पर टैक्स पीरियड, पर टैक्स चालान। ठीक है, उसके बाद छोटी मोटी यहाँ पे बातें आपको लिख के दी गई है कि ओवर द काउंटर के बारे में, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी कर ली है। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, मैनर ऑफ बाइफर्केटिंग द टैक्स पेमेंट, मेजर एंड माइनर हेड में हमें उसे बाइफर्केट करना पड़ता है। ये प्लस माइनस ये सब मैंने आपसे बात कर ली, तो अब ये वापस से मैं आपके साथ बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपके साथ ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, अच्छा, मेजर हेड माइनर हेड में मुझे बाइफर्केट करना पड़ता है। मेजर हेड मतलब क्या? IGST हो गया, CGST हो गया, SGST हो गया, UTGST हो गया, कंपनसेशन सेस हो गया। हर एक मेजर हेड के 5 माइनर हेड है, हर एक मेजर हेड के 5 माइनर हेड है। मतलब IGST का टैक्स, IGST का इंटरेस्ट, IGST का पेनाल्टी, IGST की लेट फी, IGST का अदर अमाउंट। ठीक है, वैसे यदि मैं CGST की बात करूँ तो CGST का टैक्स, CGST का इंटरेस्ट, CGST की पेनाल्टी, CGST की लेट फी, CGST का अदर, वैसे SGST एंड सो ऑन। हर एक मेजर हेड का एक माइनर हेड है, हर एक मेजर हेड का एक माइनर हेड है। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया हुआ है, प्लीज़ इसे आपको पढ़ना ही है। ठीक है, दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और इससे मैंने क्योंकि ऊपर लिखवाया भी नहीं, इसलिए भी मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए। देखो और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा है? द लेजर इज डिस्प्लेड मेजर हेड वाइज। लेजर जो डिस्प्ले होते हैं वो कैसे होते हैं? मेजर हेड वाइज होता है। फर्दर ईच मेजर हेड इज डिवाइडेड इनटू 5 माइनर हेड्स, जो हमने बातें की। अ टैक्स पेयर कैन नॉट यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल इन एनी माइनर हेड ऑफ अ मेजर हेड फॉर एनी अदर माइनर हेड ऑफ द सेम मेजर हेड। कहने का मतलब क्या है, देखते हैं, थोड़ा सा रुको। अमाउंट अवेलेबल इन अ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एनी लाइबिलिटी फॉर द रिस्पेक्टिव मेजर एंड माइनर हेड्स। क्या बोला गया? एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज अवेलेबल अंडर माइनर हेड टैक्स ऑफ द SGST। मतलब ये SGST का माइनर हेड है। माइनर हेड कौन सा है? टैक्स। वहां पे आपके पास ₹1000 अवेलेबल है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? एंड द टैक्स पेयर हैज अ लाइबिलिटी ऑफ 200 ऑफ माइनर हेड ऑफ इंटरेस्ट अंडर द सेम मेजर हेड। जबकि आपकी लाइबिलिटी ये 1000 आपके पास अवेलेबल है, और आपकी लाइबिलिटी जो है इंटरेस्ट पे करना है आपको 200। क्या आप ये 1000 को 200 के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं अंडर द सेम मेजर हेड? सिंस देयर इज नो अमाउंट अवेलेबल अंडर द माइनर हेड ऑफ इंटरेस्ट अंडर मेजर हेड SGST, देयरफॉर इंटरेस्ट पेमेंट कैन नॉट बी मेड।
यदि आपको इंटरेस्ट पे करना है तो इंटरेस्ट के माइनर हेड यहाँ पर आपको पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूटिलाइज 1000 टूवर्ड्स दैट. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एज इट इज एग्जाम में कट कॉपी पेस्ट हुआ था विद द सेम फिगर. उन्होंने फिगर भी चेंज नहीं करी. समझ में आई बात आपको? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ध्यान रखना. ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन द मेजर हेड्स इज नॉट परमिसिबल. ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन द मेजर हेड इज नॉट परमिसिबल फॉर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटी. कहने का मतलब क्या है कि सपोज अमाउंट अवेलेबल इन SGST और आपको पेमेंट क्या करना है IGST या CGST, तो क्या मैं SGST के अमाउंट को ट्रांसफर कर दूं? परमिसिबल ही नहीं है. कहां से करोगे ट्रांसफर? परमिसिबल है क्या? नहीं है. बस आप इतनी सी बात याद रखो, मेजर और माइनर हेड का क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है. दो मेजर हेड का आपस में भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है. मेजर हेड क्या है? CGST, SGST, IGST, UTGST, सेस. माइनर हेड क्या है? हर एक मेजर हेड के अपने अपने 5 माइनर हेड. ठीक है. हमारे मेजर हेड और माइनर हेड की यदि मैं बात करूं तो आ जाइए यहाँ पे लिखिए कंसेप्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड. ठीक है. अब यदि मैं आपको मेजर और माइनर हेड की बात करूं तो ये आपका मेजर हेड जो है 1 2 3 4. ठीक है. ये 4 बेसिकली मेजर हेड हो गए. सर ये 4 मेजर हेड कौन कौन से हैं? तो पहला मेजर हेड हमारा है, बोलो पहला मेजर हेड हमारा कौन सा है? IGST. ये पहला मेजर हेड हो गया. ठीक है. दूसरा मेजर हेड कौन सा है? CGST. तीसरा मेजर हेड कौन सा है? बोलो. SGST इंक्लूडिंग UTGST. ठीक है. ऑब्लिक SGST. एंड लास्ट GST कंपनसेशन सेस. अब इसके माइनर हेड की मैं बात करूं तो माइनर हेड क्या हो जाएगा? तो ये माइनर हेड है 3 4 5. क्या क्या? टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी, अदर. ठीक है. T मतलब क्या है? टैक्स. I मतलब क्या है? इंटरेस्ट. बचपन से ही टैलेंट है बेटा बच्चे में, बचपन से ही ड्राइंग करता है बच्चा. आई नो डिट कि आपने मेरी अभी तक कोई ड्राइंग देखी नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत आती है. पहले पैशन हुआ करता था एक मेरा ड्राइंग करना, तो डेली ड्राइंग करता था मैं. आजकल वो कहीं दूर चले गया है. जिंदगी की जद्दोजहद में वो जो हमारी पहले हॉबी रहती है, पैशन रहता है, हमारी ड्रीम्स रहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सब दूर हो जाते हैं. ठीक है. अदर्स हम आप तो लिखो, मजे लो जिंदगी के आप. अच्छा सर ये क्या सेम एज इट इज़ बाकी में भी होगा? ऑफ कोर्स यस. आपको मैंने अभी तो बताया सेम एज इट इज़ काम करना है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, आप इसे यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, सिंपल. ठीक है. वापस से यहाँ कर दीजिए, वापस से. ये अपना ट्री बन गया. ब्लू वाले जो है वो क्या है? मेजर हेड. ठीक है. ब्लू क्या है बेटा? मेजर हेड. ब्लू कलर जो है दिस ऑल आर अ माइनर हेड. ये सारे के सारे क्या है? दिस ऑल आर अ माइनर हेड. लिख दीजिए यहाँ पे माइनर हेड. और जो ब्लू कलर हमने डिनोट किया हुआ है, मतलब ये जो आपका IGST हो गया, ठीक है, CGST हो गया, ठीक है, SGST ऑब्लिक UTGST हो गया, ठीक है, सेस हो गया, दिस ऑल आर अ मेजर हेड. पहली बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है वो क्या? माइनर हेड का क्रॉस यूटिलाइजेशन बिटवीन माइनर हेड अंडर सेम मेजर हेड, अंडर मेजर हेड नॉट परमिसिबल. मतलब क्या कि यदि आपके पास टैक्स में पैसा रखा हुआ है और आप उसको इंटरेस्ट के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, यू कैन नॉट. वैसा आप कर सकते हो क्या? नहीं.
दूसरी बात ये है कि ट्रांसफर फ्रॉम वन मेजर हेड टू अनदर also not permissible, also not permissible। ठीक है, यहाँ तक दोनों बातें समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या बेटा? समझ में आई क्या? जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ गया? यहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं हम? क्लियर है? ओके, तो आगे की बातें चलो देखते हैं। आ जाइए वापस से अपने नोट्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पेज नंबर कौन सा है? 192। तो चलिए जी यहाँ पे आके अपन लिख देते हैं पेज नंबर, रेफर पेज नंबर 192, इम्पॉर्टेंट पेज नंबर 192 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दिस ऑल आर अ मेजर हेड। मेजर हेड माइनर हेड का कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, ये हमारा जीएसटीएन है बेसिकली। ये क्या है जो नीचे हमने बना रखा है? ये जो है ये जीएसटीएन है। ये अपना जीएसटीएन है। ठीक है, अच्छा अब आगे की बातें जो हमने प्रोसीजर पढ़ी वही प्रोसीजर उन्हें भी बोलना है, तो बोलने देते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोला है, मैनुअल और फिजिकली चालान आर नॉट अलाउड अंडर द जीएसटी रिजॉर्म। अब यहाँ पे बेटा वैसे भी हमने सब कुछ ऑटोमेटेड कर दिया, हमारा तो उद्देश्य ही था कि जितना ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया करोड़ों रुपए खर्च करके, जो कि बार बार बर्डन के चलते हैंग हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमें ड्यू डेट आगे बढ़ानी पड़ती है। बट यस, हमने करोड़ों रुपए खर्च करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है टू फैसिलिटेट दिस ऑल थिंग्स। ठीक है, और उसमें हमने बोला जीएसटी कॉमन पोर्टल के थ्रू अब जो भी कुछ होगा सब ऑनलाइन होगा। तो मैंडेटरी टू जनरेट ऑनलाइन चालान भी कैसे जनरेट होगा? ऑनलाइन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सिंगल चालान इज इनफ टू कवर ऑल टाइप्स ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स, मतलब ऑल टैक्सेस, फीस, पेनाल्टी, इंटरेस्ट, अदर पेमेंट। ई चालान जनरेट करोगे तो आपको उस ई चालान को विद इन 15 डेज क्या करना पड़ेगा? जब सबमिट करना पड़ेगा। ई चालान में 14 डिजिट का सीपीआईएन नंबर रहेगा। ये सारी बातें मैं आपके साथ कर चुका हूँ। यस, जब आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपको एक सीआईएन नंबर मिलेगा, और सीआईएन नंबर आप यहाँ पे जैसे ही हाँ, वहाँ पे अलग अलग बाइफिकेशन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग रहता है। ओके, तो वो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये बात हम कर चुके हैं कि जब तक गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा तब तक बातें बनेगी क्या? नहीं। तो ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। हाँ, दो टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको नहीं बताई वो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी थ्योरेटिकल भी पूछ लेता है। पहला बीआरएन मतलब बैंक रेफरेंस नंबर, और दूसरा होता है ईएफपीबी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांचेस। ये क्या है? बीआरएन इज द ट्रांजैक्शन नंबर गिवन बाय द बैंक फॉर पेमेंट अगेंस्ट अ चालान, गिवन बाय द बैंक फॉर अ पेमेंट अगेंस्ट द चालान। जो चालान हम सबमिट करते हैं उसके अगेंस्ट में जो आपने जो पेमेंट किया चालान के थ्रू, उसके लिए जो ट्रांजैक्शन कोड दिया जाता है उसको हम बोलते हैं बीआरएन। ठीक है, बैंक का इंटरनल नंबर होता है ये जनरली। ओके, ईएफपीबी मतलब क्या? आर ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांचेस आर ब्रांचेस ऑथोराइज्ड branches of authorized bank which are authorized to collect payment of GST. Each authorized bank will nominate almost around 50 banks ऐसी हैं not 50, आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दिया है, बट कुछ बैंक को वो सारी बैंक जिनको नोटिफाइड किया गया वो बैंक ने अपनी ब्रांचेस को भी नोटिफाइड किया। जनरली आपने देखा होगा जैसे फॉरेक्स होता है ना, क्या जितनी भी ब्रांचेस है, जैसे मैं एक्सिस बैंक की बात करूँ तो एक्सिस बैंक की सारी ब्रांचेस में फॉरेक्स होता है क्या? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं क्या? नहीं, कुछ ही डेजिग्नेटेड ब्रांचेस होती है जहाँ पे फॉरेक्स ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि बैंक तो हमने नोटिफाइड कर दिया, अराउंड 50 बैंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अराउंड 50 बैंक नोटिफाइड की गई है। वो बैंक ने अपनी अपनी ब्रांचेस को कि हाँ, नागपुर में टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? हमने बोला हमारी बैंक की 10 ब्रांचेस है, तो 10 में से सिर्फ 2 ब्रांचेस ऐसी है जो कि नोटिफाइड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है। समझ में आया? तो ये बोल रहा है ईच ऑथोराइज्ड बैंक विल नॉमिनेट ओनली वन ब्रांच एज इट्स ईएफपीबी फॉर पैन इंडिया ट्रांजैक्शन। ईएफपीबी will have to open account under the major head for all the governments
any amount received by such EFPB toward the GST will be credited to appropriate account held by such EFPB. NEFT RTGS transaction RBI will act as a EFPB. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. ई क्रेडिट लेजर, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में क्या हमने बात कर रखी? यस, GST PMT 02 में बात होती है इसकी. सिर्फ ITC यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा. इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं ओनली फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, और किसी पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं होगा. यदि रिवर्स चार्ज का पेमेंट है तो भी उसके लिए मुझे ई कैश ही यूज़ करना पड़ेगा. ई क्रेडिट ना बाबा ना. समझ में आया क्या? अच्छा, उसके बाद प्रेफरेंस कैसा है, ये सारी हम बातें ऑलरेडी कर चुके हैं. देखो क्या IGST, सबसे पहले प्रेफरेंस 1 किसको देना है? IGST का लिए IGST को, उसके बाद CGST या SGST ITGST. ठीक है. Order which is most beneficial to the taxpayer. However, ITC of input IGST has to be utilized first. तभी आप CGST SGST में जा पाओगे. बाकी आपको ऑलरेडी मैंने ये सारी बातें आपके साथ की है क्या? यस कर ली है. इसके बाद आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर. इसके बारे में भी हमने बातें कर ली. हाँ जी कर लिए, सीक्वेंस भी देख लिया. अब लास्ट पार्ट इसका आता है सेक्शन 50. सेक्शन 50 यहाँ पे मैंने आपको हाँ दिया हुआ है. दिया है नहीं दिया, यस दिया है. प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट. ठीक है. तो पहले मैं आपसे इंटरेस्ट की बात कर लूँ, या पहले अनजस्ट इनरिचमेंट, अब ये भी हमने पढ़ा है तो पहले अनजस्ट इनरिचमेंट देख लो, उसके बाद हम पेमेंट की भी बात कर लेते हैं. ठीक है. अनजस्ट इनरिचमेंट मतलब शुद्ध हिंदी में मैंने आपको क्या बताया था? अनजस्ट इनरिचमेंट मतलब ये बोलना क्या चाहता है कि दूसरों के पैसों पर आप अमीर नहीं बन सकते. हिंदी आती है नहीं आती है? सर नहीं आती, कोई बात नहीं, चलेगा फिर भी. ठीक है. आप ऐसे याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट. डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट मतलब क्या? देखो होता क्या है, ये अपना सप्लायर, ये अपना रेसिपेंट है. सप्लायर ने सप्लाई किया रेसिपेंट को, साथ में टैक्स इनवॉइस भी इशू किया होगा. ये आपका टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा. अच्छा, अब मैंने इस बंदे से क्या लिया? कंसीडरेशन. दैट कंसीडरेशन इज इंक्लूडिंग GST, और सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट को GST पे कर दिया. ठीक है. गवर्नमेंट को क्या पे कर दिया? GST. अब यदि इन केस यदि इस GST में से कुछ अमाउंट का रिफंड आता है, तो रिफंड जो है, ये रिफंड क्या होगा? सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट. ठीक है. वाई? बिकॉज अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? रिसिपेंट. और पैसा किसकी जेब में जा रहा है? मेरा. तो गवर्नमेंट बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा, या तो आप वो कस्टमर को वापस करके आओ, या फिर आप ये प्रूव करो कि आपने अपने पॉकेट से पे किया था. तो दूसरों के पैसों पर आप अमीर बन सकते हो क्या? नहीं. देखो वही लिखा है क्या जो मैंने आपको समझाया? हाँ जी. अच्छा, बाय द वे, ये यदि सप्लायर यदि रिसिपेंट को नहीं जा रहा तो ये कहाँ जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. कंज्यूमर वेलफेयर फंड का आपको डेट इज डिटेल में कुछ दिया नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ा रहा. अदरवाइज वो बातें भी हम करते कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड से अमाउंट कौन कौन से अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होते हैं, किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा, एंड सो ऑन. क्लियर है? बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब यदि समझ में आ गई तो एक बार इसे पढ़ते हैं. देखो, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज अ जनरल इक्विटेबल प्रिंसिपल. जनरल ये आता है बेटा, एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने इवन दो हमारा पार्ट नहीं है फिर भी मैंने इसे लिख के दिया हुआ है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट डू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट. ठीक है. थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. जनरल इक्विटेबल प्रिंसिपल, सबसे पहले इट इज नथिंग बट द जनरल इक्विटेबल प्रिंसिपल दैट नो पर्सन शुड बी अलाउड टू प्रॉफिट एट अनदर्स एक्सपेंसेस. कहने का मतलब है, वो बोलना चाह रहा है दूसरों के पैसों पर आप अमीर नहीं बन सकते. देखो हिंदी में पढ़ने में ना फील आता है, फील. इंग्लिश में वो फील नहीं आता. क्या? दैट नो पर्सन शुड बी अलाउड टू प्रॉफिट एट अनदर्स एक्सपेंसेस विदाउट मेकिंग रिस्टिट्यूशन फॉर द रीजनेबल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, सर्विसेज एटसेट्रा. ठीक है. एज अ जनरल रूल अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने कहा ना डायरेक्ट टैक्स में ये बातें होती है कि नहीं, क्योंकि आपके पॉकेट से ही गया है. इट डीम्ड दैट एवरी पर्सन हु हैज पेड एनी टैक्स has passes on the full incidence of such tax to the recipient, this subject to the contrary being proved.
दिस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्ररी बीइंग प्रूव्ड। यदि आप प्रूव कर देते हो कि मैंने अपने पॉकेट से पे किया तो बात अलग है, ठीक है। सिंस जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट गेट्स अट्रैक्टेड फॉर द पेमेंट मेड अंडर जीएसटी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब लास्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो इंटरेस्ट का पार्ट पढ़ते हैं, उसी के साथ अपनी ये सारी की सारी बातें खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक प्रोविजन और बचेगा ही ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सेक्शन 50 क्या बोल रहा है, पढ़ें क्या। सबसे पहले लीगल वर्डिंग के ऊपर ध्यान दो। एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब जनरली रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, बट फेल्स टू पे टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, then interest at such rate not exceeding 18% as may be notified by the government on the recommendation of the council। वैसे तो यहाँ पे बोला गया है 18% इज अ मैक्सिमम रेट, बट जो रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। मजे की बात क्या है पता है कि जीएसटीसी काउंसिल ने भी 18% ही नोटिफाइड कर दी, मतलब मैक्सिमम रेट भी 18% है और एक्चुअल रेट भी 18% ही है। हाउएवर यदि डिफॉल्ट आईटीसी से रिलेटेड है, कहने का मतलब यदि आपने एक्सेस क्रेडिट बुक करके रखा है, देखो क्या लिखा है, द इंटरेस्ट, सॉरी ये वाला पॉइंट पढ़ो, अ टैक्सेबल पर्सन हु मेक्स अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। या तो आपने अननेसेसरी एक्सेस आईटीसी बुक कर लिया, आईटीसी आपका एलिजिबल आप कितने के लिए थे, सिर्फ 10,000, बट आपने बुक कितना कर दिया, 2 लाख का। या फिर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एक्चुअल में इस मंथ के लिए कितनी आ रही थी, 2,50,000, आपने दिखाई कितनी, 1,25। गवर्नमेंट बोलती है इन बोथ द केसेस अब क्योंकि आपने 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 एक्सेस आईटीसी क्लेम किया, बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आपने एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किया, अपनी लायबिलिटी को सप्रेस्ड किया, बहुत बड़ी गलती की, और इस गलती की सजा जो है आपको हम 24% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है सर, कहां से कहां तक चार्ज करेंगे, अरे बहुत ही सिंपल है बॉस, आईडीटी में हमेशा याद रखना, टैक्स कब तक का लगेगा, अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, मतलब जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो ना उस दिन का भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कब से, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उसके नेक्स्ट डे से। डिफॉल्ट कब हुआ, ऑनर बिफोर द ड्यू डेट पेमेंट कर देना था, मतलब ड्यू डेट का नेक्स्ट डे। देखो क्या लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग वंपाउंडिंग यहाँ पे नहीं होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट है, तो यू नीड नॉट टू वरी। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम द डे सक्सीडिंग द डे ऑन विच टैक्स वॉज ड्यू टू बी पेड अप टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। तो अब बातें आती है, लास्ट प्रोविजन हम लिख रहे हैं, अब वो क्या है, इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट सेक्शन 50 किसका प्रोविजन है, इंटरेस्ट। क्या हो जाता है, ये पेन भी तुम्हारे जैसे वर्क करती है कभी कभी, रुक रुक के। इंटरेस्ट, ठीक है, क्या लिखूं बताओ इंटरेस्ट के लिए, इफ टैक्स ऑब्लिक अमाउंट, बताओ अमाउंट किसके लिए लिखा है, ये उन लोगों के लिए लिखा है जो या तो सेक्शन 10 वाले हैं या फिर नोटिफिकेशन नंबर 2/2020 वाले, सॉरी 20 नहीं 19 2019 वाले। सर ये कौन से लोग हैं 19 वाले, अरे वही लोग जिन, वो सारे सर्विस प्रोवाइडर जिनको हमने 6% पे कंपोजिशन स्कीम लॉन्च करके दिए। याद आया क्या, पढ़ा है ना यार, पढ़ा है ना, कैसी बात कर रहे हो, कंपोजिशन के चैप्टर में पढ़ा है ना, लास्ट में लिखा था। तो वो लोग क्या पे करते हैं, दे आर लायबल टू पे अमाउंट इन ल्यू ऑफ टैक्स, टैक्स की जगह क्या पे करते हैं, अमाउंट। ठीक है, चलो, टैक्स और अमाउंट नॉट पेड ऑन और बिफोर द, बोलो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, जो रिस्पेक्टिव ड्यू डेट है उसके पहले आपने अमाउंट नहीं पे किया, तो अब क्या होगा, देन टैक्स पेयर लायबल टू पे टैक्स ऑब्लिक अमाउंट एज द केस में बी along with बोलो इंटरेस्ट, along with interest,
अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, और ये जो इंटरेस्ट है ये अंडर सेक्शन 50 से गवर्न होता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि इंटरेस्ट जो लगने वाला है वो इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब मैंने आपको क्या बोला, प्रिंसिपल इनटू इंटरेस्ट इनटू टी, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब क्या, दैट इज अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जितना आपका आउटस्टैंडिंग है ना सिर्फ उतना ही लेना है, पूरा का पूरा मत ले लेना। सर अमाउंट आउटस्टैंडिंग हमारा कितना है ये तो बता दो जरा। बेटा अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वी नीड टू चेक कि हमारी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है। अर्लियर डेज में इससे रिलेटेड भी डिस्प्यूट है, इवन दो जीएसटी काउंसिल ने इसके लिए प्रोविजन भी बोली कि हाँ नहीं यहाँ पे प्रोविजन क्या बना दिया इन्होंने बेवकूफ़ों ने कि ग्रॉस लाइबिलिटी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, विच इज़ विद द स्ट्रेच ऑफ एनी इमेजिनेशन नॉट करेक्ट। बट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी बना सकती है। जीएसटीसी ने एक्सेप्ट भी की और साथ में ये भी बोला, रिकमेंड भी किया कि नहीं सिर्फ नेट लाइबिलिटी, नेट मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सिर्फ उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओ। बट क्योंकि प्रोविजन को इन्होंने अल्टर नहीं किया इसलिए वही चल रहा था। अभी बीच में इन्होंने फिर अल्टर करके उसे करेक्ट करवाया हुआ है, नोटिफिकेशन भी इवन इसके लिए पास किया हुआ था। तो अब पॉइंट नंबर बी क्या कर दूंगा, लेस क्या करूंगा, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसों की बड़ी कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ये क्या हो गई, आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी हो गई। अच्छा नेट टैक्स लायबिलिटी को आपने कैसे पे किया होगा, अगेन लेस कर दो, ई कैश लेजर। ई कैश लेजर में यदि आपके पास कुछ पड़ा हुआ है तो वो भी आप क्या करो, पे कर दो। और उसके बाद जो बैलेंस बच गया दैट इज नथिंग बट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, और ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग के ऊपर आप क्या करना, पे करना, ठीक है। समझ में आया। अब सर कब से कब तक, तो मैंने क्या बोला था आपको, फ्रॉम द, बोलो फ्रॉम नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे कौन सा, नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट, नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है। नेक्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट अप टू बोलो एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन हम पेमेंट कर रहे हैं उस दिन का भी हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब रही बात इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की रेट इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कारनामा कितना बड़ा किया। मतलब क्या हुआ कि यदि आप अनड्यू या एक्सेस आईटीसी क्लेम करके बैठे हो और अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो आपका रेट होगा 24% पर एनम। अदरवाइज अदर केसेस में क्या हो जाएगा, इट्स जस्ट 18% पर एनम। मैक्सिमम रेट भी यही है, गवर्नमेंट ने डिसाइड भी यही किया है, तो यू नीड नॉट टू वरी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह एक ही बात है। समझ में आएगी यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, क्लियर है यहाँ तक, अरे बोलो समझ में आया कि यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। अब यदि समझ में आ गया है तो आ जाइए नोट्स में, चैप्टर हमारा कंप्लीशन की ओर चल रहा है। क्या क्या बोला गया, 3 सर्कमटेंसेस हैं। ये बच्चा मेथड, लीगल प्रोविज़न पहले ही पढ़ा दिया। ये बच्चा मेथड क्यों दिया आपको, साथ में लीगल प्रोविज़न इसलिए दिया ताकि आपको फील आए कि हम लॉ कैसे पढ़ते हैं। और बच्चा मेथड इसलिए दिया क्योंकि इंटर लेवल पे बच्चा मेथड, एग्जीक्यूटिव लेवल पे बच्चा मेथड प्रिवेल करता है, तो आपको नोट्स टफ ना लगे। वैसे तो हार्डली 200 पेजेस है, 200 पेज तो कभी भी आप पढ़ लेते हैं। टैक्स पेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी, अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बिलेटेड पेमेंट के टैक्स में 18% पर एनम, अनड्यू एक्सेस रिडक्शन 24% पर एनम। टाइम पीरियड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। इज इट क्लियर। एडिशनल पॉइंट क्या बोला गया कि ये जो लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज करना है, ठीक है, डिस्चार्ज इन कैश ओनली, इसके लिए आप आईटीसी यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो हम बचपन से बातें करते आ रहे हैं। इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी मेड वॉलेंटरली ऑटोमेटिक पेमेंट है विदाउट अ डिमांड, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है टैक्स रॉन्गली, ये भी आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ भी लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। टैक्स रॉन्गली कलेक्टेड एंड पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 19 वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करना पड़ सकता है।
बेसिकली क्या हुआ, सपोज मैंने एक पर्टिकुलर सप्लाई किया, ठीक है, अब सप्लाई किया तो इन माय ओपिनियन मुझे लगा कि ये सप्लाई तो इंटर स्टेट है, और इंटर स्टेट है तो उसके ऊपर मैंने 18% आईजीएसटी पे कर दिया और कहानी खत्म हो गई। बट एक्चुअल में वो सप्लाई का नेचर जो था वो इंट्रा स्टेट था। क्या हुआ, क्या हुआ, देखो देखो, मैंने सप्लाई किया और सप्लाई को मैंने क्या कंसीडर किया, इंटर स्टेट, और जब मैंने इंटर स्टेट समझा है तो मैंने आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया एट द रेट ऑफ 18%। बट सब्सिक्वेंटली आई कम टू नो, अरे ये तो इंट्रा स्टेट है। कैसी है, इंट्रा स्टेट, इसका मतलब मुझे पे क्या करना था, सीजीएसटी और एसजीएसटी, कितना कितना 9% और 9%। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने देखो सीजीएसटी एसजीएसटी 9 पे करना था, मैंने 18 इन टोटलिटी तो पे किया ही है ना, तो छोड़ दो ना मुझे, काहे इतना सर दे रहे हो भाई, छोड़ दो। गवर्नमेंट बोलती नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अपना इंटरनल मैटर भी तो सेटल करना है। आईजीएसटी जो जाता है वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद उसका बाइफिकेशन होता है, और बाइफिकेशन होता भी कैसा है कि सारे स्टेट्स को हम बांटते हैं, जबकि एसजीएसटी और सीजीएसटी में ये तो पूरा सेंट्रल का और ये पूरा उस स्टेट का है जिस स्टेट में आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। तो अननेसेसरी हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। तो क्या करे, तो गवर्नमेंट बोलती है कि अपने जो आपने ये गलत किया है उसे सही करो। सही कैसे करे, तो वो बोलता है जो सही टैक्स है वो पे करो। वो क्या बोलता है, सही टैक्स को आप पे कर दो। हमने बोला दो बार पे करें, एक बार ऑलरेडी आईजीएसटी पे कर चुके। अरे सुनो ना, आप सही टैक्स पे करो, जब आप सही टैक्स पे करोगे तो आईजीएसटी जो आपने पे किया वो एक्सेस पेमेंट दिखेगा, उस पेमेंट का आप क्या ले लेना, रिफंड ले लेना, कहानी खत्म हो गई। समझा क्या, ये जो आपने रॉन्ग टैक्स पे किया है इसको अभी एज ऑफ नाउ ऐसे ही रहने दो, जो एक्चुअल टैक्स होना चाहिए था वो आप पे कर दो, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% पे कर दो। जैसे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम ट्रांजैक्शन के लिए पे करोगे तो जो आईजीएसटी आपने पहले पे किया है इट्स शो एज अ एक्सेस टैक्स। ये क्या दिखेगा, एज अ, ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट एज अ एक्सेस पेमेंट। तो ये जो एक्सेस पेमेंट आपने किया उसका सब्सिक्वेंटली रिफंड ले लेना, तो ऑटोमेटिकली बातें सारी करेक्ट हो जाएगी क्या, यस। देखो क्या बोला है, इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम पर्पस के लिए, नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ओके, where a person has not paid the correct type of taxes owing to the erroneous determination of, क्योंकि हमसे गलती हो गई, किस बात की गलती होगी, नेचर ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने की, not permissible to adjust the amount of incorrect tax paid against the amount of correct tax payable। ये एडजस्टेबल नहीं है कि आईजीएसटी पे कर दिया 18 तो है तो सीजीएसटी एसजीएसटी हम नहीं पे करते, ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर कैसा चलेगा, टैक्सेबल पर्सन हु हैज पेड erroneous tax, who has paid erroneous tax entitled to claim a refund of such erroneous tax provided he first restore discharge the correct tax। पहले करेक्ट टैक्स पे करो और उसके बाद आप जीएसटीएन में जब ये एक्सेस दिखने लगे, पेड इन एक्सेस, तो आप करेक्ट टैक्स क्या कर लेना, रिफंड क्लेम कर लेना, डेट्स इट। सर क्या इसमें हमें इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आएगी, तो गवर्नमेंट ने इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया है, फेलियर टू पे द करेक्ट टाइप ऑफ टैक्सेस डिस्क्राइब्ड अबव डज नॉट अट्रैक्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, चैप्टर बहुत आसान था, छोटा सा था, प्रोसीजरल है। अगेन इसी के साथ हमारा जीएसटी का पेमेंट चैप्टर भी खत्म हो गया बेटा। एज ऑफ नाउ हमने पेमेंट ऑफ जीएसटी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। And now next lecture will be in respect of return of GST. Clear है? Thank you very much. Stay tuned, stay safe.